सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जो कि वाइंड के बारे में, वाइंड प्रेशर बेल्ट्स उनके बारे में और वाइंड किस तरह को चलती है उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कॉरियोलिस फोर्स के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे फेरेल्स लॉ के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे कवर होने जा रहे हैं। आई होप आप उसको अच्छे से समझेंगे और ध्यान देंगे जो भी मतलब मैं कह रही हूँ। बेसिकली आपको पता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग कहने पे ज्यादा फोकस करते हैं लिखने के बजाय। और ओके, तो जो भी लिखूंगी ऑब्वियसली मैं बोलती हूँ उसको, तो आप कोरिलेट कर लेना अगर ना दिखे तो आज है 5 अप्रैल। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारा जो कि क्लाइमेट है, क्लास 9th की एनसीईआरटी का, जो कि ज्योग्राफी की है। ठीक है, इंक खत्म हो गई इसमें लगता है, तो ये है, हम लोग इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कल वैसे तो मैंने थोड़ा सा वीडियो जो थी वो पूरी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन फिर पता बीच में पता नहीं कुछ क्लिच हो गया उसमें, तो वो पूरी वीडियो मतलब सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इस वजह से आज फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट्स ऑल राइट कि जब भी हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो वी डोंट हैव टू डू पैनिक। तो लेकिन कल थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि उसको मैंने बहुत मन से रिकॉर्ड किया था और फिर एडिट करने में दिमाग खराब हो गया। फिर इस वजह से मैंने कल सोचा था कि कल ही रिकॉर्ड कर लूँगी, उसको कल ही ठीक कर लूँगी, लेकिन फिर मन नहीं किया, फिर नहीं किया मैंने, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी मन की ज़रूरत होती है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। सबसे पहला ही टॉपिक हमारा होगा प्रेशर वेल्स, वाइंड प्रेशर। तो पहले हम लेते हैं कि थर्ड टॉपिक, हम पहले हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। तो हम फर्स्ट पढ़ चुके थे लैटिट्यूड, सेकंड पढ़ चुके थे ऑल्टीट्यूड। अब थर्ड हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मतलब प्रेशर सिस्टम, प्रेशर वाइंड्स वगैरह। ठीक है, उसमें 3 चीजें आती है बेसिकली। क्या पढ़ना है हमें? एटमॉस्फेरिक एयर, या फिर ये कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब इसमें 3 चीजें आती हैं इसमें एटमॉस्फेरिक एयर कंडीशंस में। पहली चीज आती है सरफेस एयर सर्कुलेशन, यानी कि जो सरफेस पे हवा जो है हमारे अर्थ के सरफेस पे बहती है, ठीक है, जो हमें फील होती है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे को हवा, जब मैं गली में खड़ी होती जाके तो मुझे हवा लगती है ना, वहाँ पे कोई फैन तो चला नहीं रखा होता है किसी ने मेरे लिए, लेकिन वहाँ पे नेचुरल हवा लगती है। तो उस नेचुरल हवा को हम कह सकते हैं कि वो सरफेस एयर सर्कुलेशन होता है वहाँ पे। तो सरफेस एयर सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में, यानी कि जो अपर एयर सर्कुलेशन होगा उसके बारे में। उसके बाद हम अपने मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, समझे? तो ये चीज है। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम अपने सरफेस एयर सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए प्रेशर वेल्स, प्रेशर सिस्टम, उन सबका आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं, सबसे पहले उनको समझो। पहला एक लॉ है, उसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। वो है कॉरियोलिस फोर्स, या फिर इसका दूसरा नाम है फेरेल्स लॉ। ठीक है, दोनों बेसिकली एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। जैसे मैं इंसान एक हूँ लेकिन नाम क्या है मेरे अलग अलग है, उस तरीके से कॉरियोलिस और फेरेल दोनों भाई भाई नहीं है, दोनों एक ही इंसान है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, ये एक चीज बताता है कि ये हमारी अर्थ है, इसमें जो ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और जो इसमें नीचे वाला है वो क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। अब इसने बोला, किसने? कॉरियोलिस और फेरेल ने बोला कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा मुड़ेगी वो किस तरफ मुड़ेगी? अपने राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ेगी, ऐसे। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हवा मुड़ेगी वो किस तरफ मुड़ेगी? वो इस तरफ मुड़ेगी, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? अब ऐसा होता क्यों है? सोचो, तुम खुद ही सोचो। जो हमारे अर्थ का जो रोटेशन होता है, जो अर्थ हमारी रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी ऊपर से टिल्टेड है कि नहीं है ना? तो हमारी जो अर्थ है ऐसे करके थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे करके, ठीक है, और मूव कहां से करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो ये किधर की तरफ से जाती है? जो हवा जो ऐसी इसी वजह से जो ऊपर की तरफ वाइंड होती है वो कहां किस तरफ जाती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है।
ठीक है, और नीचे से ये कहाँ जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, इस वजह से। और हम इसको ज्योग्राफी में क्या मतलब ज्योग्राफी में नहीं, और इसको हम बेसिकली नाम क्या देते हैं, इसको हम लेफ्ट, इसको हम राइट, और इसको लेफ्ट नेम दे देते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी समझो, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। देखो मैंने आपको बताया था जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ये नोट कर लेना ध्यान से, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर लो, टेम्परेचर कम प्रेशर हाई। ऐसा क्यों? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये यहाँ पे ना जो ज्योग्राफी है, जो बेसिकली जो हमारे जनरल स्टडीज के जीएस के जो सब्जेक्ट्स है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं किससे इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं वो साइंस से ही इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा से मतलब क्या होगा, जब भी एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब वो अपने एक दूसरे में ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। इस वजह से वहां पे जो प्रेशर होता है वो कम लग पाता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे के पास चिपके होते हैं, तो अगर उनको कंप्रेस करेंगे तो काफी ज्यादा प्रेशर लग सकता है उनके ऊपर। इस वजह से वहां पे प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, समझे। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने प्रेशर बेल्ट्स और प्रेशर एयर सरफेस एयर वाइंड सिस्टम के बारे में यूज करेंगे। तो अब हम अपनी अर्थ को ड्रॉ करते हैं, प्यारी प्यारी अर्थ। ये है हमारी अर्थ, ठीक है, 0 डिग्री। अब हम प्रेशर बेल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, प्रेशर बेल्ट्स। क्या, प्रेशर बेल्ट्स, यानी कि वायुदाब की पेटियां, बेटियां नहीं पेटियां। 0, 30, 60 और ये क्या पता है आपको, 90 उत्तर, ठीक है। 30, 60 और ये 90 दक्षिण, ठीक है। तो सुनो, अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको ये बताया था ना कि 0 डिग्री पे जो बेसिकली जो ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा होती है, मतलब अर्थ का बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा होता है। मैंने आपको बताया था जो मोस्टली सन रहता है वो कौन सी दो लाइनों के बीच में रहता है, जो सन रहता है बेसिकली वो 23 नॉर्थ और 23 हाफ साउथ के बीच में रहता है। यानी कि सन बेसिकली ये हमारा सन है और ये नीचे इधर है, तो हम कहेंगे जो सन की मूवमेंट होती है बस यहाँ से यहाँ पे होती है ना। तो यहाँ पे मेरे को बात बताओ कि आपको पता है कि 0 डिग्री जो टेम्परेचर है हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है, 0 डिग्री का। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं ITCZ जोन, ठीक है, यानी कि ITCZ का मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल, इसको बोलना वरना भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती थी पहले, कन्वर्जेंस जोन। अब इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है जब कह सकते हैं कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर की एयर और साउथ हेमिस्फीयर की एयर जब एक दूसरे में टकराती, मतलब ये कह सकते हैं कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे में टकराना। तो यही होता है जब नॉर्थ हेमिस्फीयर की एयर और साउथ हेमिस्फीयर की एयर जब एक दूसरे में कंबाइन करती है, एक दूसरे में कोलाइड करती है, तो वो क्या बनाती है, वो ITCZ जोन बनाती है। और इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसको दूसरी भाषा में हम डोल ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोल ड्रम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, पहले मैंने आपको ये बताया, आपको यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डोल ड्रम में हमेशा क्या होता है, ITCZ में आपको पता है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, और प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा, प्रेशर लो रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा। अब इससे ऊपर वाले पे चलते हैं, इसको भी समझ लो, 30 डिग्री वाली जो प्रेशर बेल्ट है। तो सुनो, अब हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे इसको, समझे। इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है। अब मुझे एक बात बताओ, सन जो होता है वो हमेशा 23.5 नॉर्थ में ही रहेगा, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं। इसका मतलब इसके मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो हम लिख देते हैं टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, ठीक है। ये क्या है, सब ट्रॉपिकल। मैंने आपको बताया था कि 23.5 से नीचे वाला जो एरिया वो ट्रॉपिकल में आता है अपने इंडिया का, और 23.5 से ऊपर वाला जो एरिया वो किस में आता है, सब ट्रॉपिकल में आता है। ये तो आपको समझ में आया होगा। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, क्या है ये, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, समझे। इतना समझे आप, मैं नॉर्थ में समझा रही हूँ, साउथ में एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर सबसे पहले सबसे ऊपर आओ, ये क्या है, 90 डिग्री, ये क्या है, तुम्हारा पोल है।
तो सबसे देखो, अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले इसमें आओ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम इसको नापो, इसको, इस वाले प्रेशर बेल्ट को नापो, 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 तो इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। टेम्परेचर सबसे कम, तो प्रेशर सबसे ज्यादा। क्या? प्रेशर सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? पोलर हाई प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? पोलर हाई प्रेशर। क्या बोलते हैं? पोलर हाई प्रेशर। 90 डिग्री पे होता है ये, समझे? तो अब ये क्या हुआ, अब इसको हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। रेफरेंस होता है ना, ऐसे फिजिक्स में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट माना जाता है कि अगर मैं खड़ी हूँ और कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के रेफरेंस में मैं क्या हूँ? स्टेशनरी हूँ, मतलब खड़ी हूँ। उसी तरीके से नापना है हमें। उसी तरीके से अगर पोलर इसके रेफरेंस में नापे तो ये क्या होगा? इसके कंपेयर में ये वाला जो रीजन है वो कैसा रहेगा? थोड़ा सा ठंडा रहेगा, क्योंकि ये पोल के पास है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा नीचे है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पोल है तो ये क्या हो जाएगा? सब पोलर। सब पोलर लो प्रेशर, इससे लो प्रेशर है, ठीक है। और ये लिख सकते हैं प्रेशर कम, सॉरी हाँ, प्रेशर कम टेम्परेचर ज्यादा, है ना, इसके कंपेयर में। इसमें टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, इसमें टेम्परेचर ज्यादा, इसमें प्रेशर कम, समझे? सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। मैं कॉमा डाल दूं, बस ये लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब ये था हमारे को, ये हमारे थे प्रेशर बेल्ट्स। अब हम प्रेशर बेल्ट्स देखेंगे, हवा कैसे उठती है फिर कैसे सबमर्ज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, नॉर्थ हेमिस्फीयर से। हम साउथ हेमिस्फीयर की एयर स्पीड देखेंगे, सबसे पहले हम नॉर्थ हेमिस्फीयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो हवा होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, चाहे हवा हो चाहे वाटर हो। वाटर क्या है? लिक्विड है। एयर और एयर क्या है? एयर तो या गैस मैटर है। तीन टाइप के मैटर होते हैं ना हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस ये क्या होते हैं? हाई प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड या फिर हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में आते हैं। ऐसे एयर के साथ, क्योंकि एयर जो ऑफ कोर्स क्या है? गैस मॉलिक्यूल है। तो देखो, जो एयर है वो कहाँ से, यहाँ से ऊपर उठेगी और कहाँ की तरफ आएगी? नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि नीचे क्या है? प्रेशर कम है, ऊपर क्या है? प्रेशर ज्यादा है। तो हवा क्या करी? यहाँ से उतरनी इसने स्टार्ट करी। जब इसने उतरनी स्टार्ट करी तो मैंने आपको बताया था कि फेरल का नियम लगेगा नॉर्थ में, और फेरल का नियम ऐसा लगेगा कि इसको हवा को किस तरफ मूव करा देगा? राइट की तरफ मूव करा देगा। अब मेरी बात सुनो, मानो ये घोड़ा है कोई, ठीक है, ये घोड़ा है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं बैठी हुई हूँ। अब जब मैं बैठी हुई हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड बेसिकली ये होगा, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला होगा। अभी तो सिंपल है, लेकिन जब ये इसका मुंह है, जब इसका मुंह उल्टा हो जाएगा तो ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अब मेरा अगर ये वाला राइट है तो बेसिकली ये वाला राइट होगा इस तरफ, ये राइट और ये लेफ्ट। तो हवा किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? राइट की तरफ। तो हमने इसको क्या किया? इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये लो, तो हवा किस तरफ घूम गई? राइट की तरफ। समझ में आया? अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर। तो अब तुम्हें पता है हवा कहाँ से जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब हवा आ गई ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ गई तो अब डायरेक्टली जो घोड़े का सिर है वो मेरी, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ बिल्कुल आमने सामने, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, तो ऑफ कोर्स राइट इस तरफ है तो इसी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो हवा क्या करी? इस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब हवा क्या करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो प्रेशर का है यहाँ पे हाई है, तो हवा नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे फिर से ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि राइट की तरफ मूव हो जाएगा। हाँ, समझ में आया ये? अब हम आते हैं अपने साउथ में। साउथ में देखो, अब इसमें क्या होगा? हाई प्रेशर देखो कहाँ है? ये रहा हाई प्रेशर, ऊपर ये रहा लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये हाई प्रेशर और यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर है। तो आपको पता है हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। अब क्या करेगी हवा? मैंने आपको बताया था सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मूव करती है। तो लेफ्ट, अगर ये बिल्कुल सीधा है, घोड़े का जो सिर है वो सीधा, मैं बिल्कुल सीधी हूँ, तो मैंने लेफ्ट किस तरफ मूव करा? इस तरफ। तो हवा किस तरफ जाएगी? इस तरफ, इधर चली गई हवा। अब क्या करेगी? यहाँ पे जाके कन्वर्ट करेंगी, दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है।
इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन कॉन्सेप्ट बनता है जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, वो इन्हीं एयर से मिलकर बनता है, तो इनको भी हम नोट देखेंगे अच्छे से। अब देखो यहाँ से हाई प्रेशर है और नीचे क्या है, लो प्रेशर, हवा ऑफकोर्स ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो अब ये किस तरफ मूव करेगी, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन अगर ये उल्टी बैठी है तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये वाला राइट हैंड साइड होगा, तो हवा किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ, ठीक है। और ये वाली हाई प्रेशर ये रहा, लो प्रेशर ये रहा, ऊपर की तरफ जाएगी, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है तो इस तरफ मूव कर जाएगी, लेफ्ट की तरफ। तो ये था हमारा कुछ प्रेशर वाइड सिस्टम, इनके कुछ नाम है, ठीक है, इनके क्या क्या नाम है, ये बेसिकली जो हवाओं के नाम दिए जाते हैं वो उनके ओरिजिनेशन के ऊपर दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारा लकी चार्म है, इसको मिटाएंगे नहीं, क्यों नहीं मिटाएंगे, क्योंकि अगर ये जैसे हम किसी को खुश देखते हैं ना, मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, अगर मैं उदास भी हूँ ना, लेकिन मैं किसी का हंसता हुआ चेहरा देख रही हूँ, किसी की स्माइल देख रही हूँ, लेकिन मैं उसको बता नहीं रही, मतलब मैं खुद ही नोटिस कर रही हूँ अकेले में, मतलब अकेले में जैसे मैं क्या खड़ी हूँ और कोई बंदा कोई रास्ते में जा रहा है, या फिर ऑफकोर्स एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसकी स्माइल देख के ना मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है, भले मैं कितनी उदास हूँ, मैं भी मतलब स्माइल करना स्टार्ट करती हूँ, तो ये चीजें होती है। तो इसी वजह से हम लोग अपने लकी चार्म मिटाएंगे नहीं, इसको साथ में रखेंगे। ठीक है, हाँ मैं ये समझाने जा रही थी, अब हम देखेंगे इसका ओरिजिनेशन, मतलब हवा, जैसे बच्चों का नामकरण किया जाता है ना, वैसे ही हवाओं का नामकरण किया जाता है। हवाओं का नामकरण कैसे किया जाता है, जैसे बच्चों का नामकरण किया जाता है, क्योंकि आजकल ही मोस्टली ऐसे होता है कि बच्चों का जो नाम होता है वो या तो मम्मी पापा के नाम से मिलकर बना होता है, या फिर ऐसा नाम होता है जिससे कुछ मीनिंग हो, ठीक है। इसी तरीके से हवाओं का जो नाम होता है उस तरीके से बन के मिलके बना होता है, जिस तरीके से उसको कुछ यूज हो वहां पे। जैसे कि अगर कोई हवा वेस्ट से आ रही है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, वेस्टर्ली। अगर कोई हवा ईस्ट से आ रही है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, ईस्टर्ली। ये मैटर नहीं करता वो जा किस तरफ रही है, मैटर ये करता है वो आ किस तरफ से रही है, ठीक है। तो ये बात होती है। तो अब इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, ये किस तरफ से आ रही है, ईस्ट की तरफ से, इसका नाम होगा ईस्टर्ली, ठीक है। ये किस तरफ से आ रही है, इसका नाम होगा वेस्टर्ली, समझे। हमारी जो इंडिया है वो सोचो वो ईस्टर्ली हवा में आती होगी, वेस्टर्ली हवा में आती होगी, बताओ बताओ, बोलो बोलो। हमारी जो कंट्री है वो दोनों में आती है, ऊपर वाला पार्ट वेस्टर्ली में आता है और नीचे वाला पार्ट किस में आता है, ईस्टर्ली में आता है, ठीक है। और ये वाली कहां से आ रही है, ईस्ट से आ रही, तो ये भी क्या होगा, ईस्टर्ली, ठीक है। पूर्वा, पछुआ, पूर्वा, ये सारी पवनें होती हैं। इन वाली पवनों को क्या कहते हैं, इन वाली पवनों को ट्रेड वाइंस भी कहते हैं, यानी कि व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट चलो आज तो कर दिया, आज मैं खुश हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ना हम कुछ और चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। देखो यहां से क्या हुआ, सॉरी यहां से सबसे पहले देखेंगे, यहां से एयर कहां की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, फिर ये इस तरफ आई, फिर इस तरफ गई, फिर इस तरफ वापस आके अपने अंदर खत्म हो गई, ठीक है। ये हमारा पहला सेल था। ऐसे इस तरफ क्या हुआ, यहां से हवा आई, इस तरफ गई, इस तरफ गई और इस तरफ गई, ठीक है, ये हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर थी बेसिकली, क्यों ऐसे मैंने क्यों करा है इसको, बेसिकली ये जो सेल बना है ना, इनको कुछ नाम भी होता है, ये फर्स्ट सेल होते हैं दोनों, इनको क्या बोलते हैं, इनको हेडली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HEADLY, हेडली सेल, फर्स्ट नंबर का ये सेल होता है। अब क्या हुआ, क्यों ऐसे मैंने करा, क्योंकि ये वाला हाई प्रेशर था, ये वाला लो प्रेशर, तो यहाँ से हवा उठेगी, यहाँ पे जाके फिर ये जब इसकी जो इसका कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एयर थी वो ठंडी थी, यहाँ पे गर्म थी, जब यहाँ पे एयर मिक्स हो जाएगी तभी क्या करेगी, दोबारा सोचेगी कि मैं अपने ठंडे एरिया में जाऊँ, है ना। तो ये क्या करेगी, यहाँ से दोबारा बैठ के फिर दोबारा अपने एरिया में आ जाएगी। तो ऐसे हवा के होता है, सर्कुलेशन होता रहता है, इस वजह से इसका टॉपिक, इसका नाम होता है एयर सर्कुलेशन। तो ये हुआ। लेकिन अब सोचो, मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम
जब भी तुम मान लो दूध का एग्जांपल लेते हैं, जब भी तुम दूध गर्म करते हो तो जो सारा जब उसको बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब सारा पी लेते हो, तो क्या हम जितना दूध लेके आए होते हैं क्या हम सारा दूध पीते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें मलाई की फॉर्म में उस भगोने के अंदर क्या होता है, दूध बच जाता है, दूध चिपक जाता है। तो उसी तरीके से होता है, जो सारी एयर जो आती है वो क्या होती है, वो वापस नहीं जा पाती। ठीक है, तो क्या होता है फिर यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी एयर यहाँ से बच जाती है और थोड़ी बहुत एयर जो होती है वो यहाँ से बच जाती है। अब जो यहाँ पे जो एयर मास बचता है, एयर मास जो बचता है बेसिकली वही जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? वही जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन करता है। और जेट स्ट्रीम क्या होता है उसको हम आगे बताएंगे। ये होता है जेट, पहले ये समझो कि अब जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये एयर आई कहां से, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हुआ। ये पहली बात ये होती है हेडली सेल, और ये वाली ऐसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनता है जो इस तरफ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये दूसरे नंबर का सेल होता है, ऐसे यहाँ बनता है, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये दूसरा बना, इसको बोलते हैं फेरल सेल, FERRAL, फेरल सेल। और जो तीसरा बनता है यहाँ पे उसको बोलते हैं, तीसरे नंबर का, उसको बोलते हैं पोलर सेल। क्या बोलते हैं? पोलर सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी यूपीएससी एग्जाम्स में, तो थोड़ा ध्यान रखना इनके बारे में। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो आपको ये समझ में आया बेसिकली पहले जेट स्ट्रीम की जो एयर मास होती है वो कहाँ से आती है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आई विश कि आपको जो भी मैंने समझाया समझ में आया होगा, क्योंकि हाँ ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी नहीं कि आपको समझना है, क्योंकि अगर मेरे समझ आ गया तो ऑफकोर्स आपके भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है जेट स्ट्रीम। अब सबसे पहली बात, इसका नाम जेट स्ट्रीम क्यों रखा गया? इसका नाम जेट स्ट्रीम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो साउंड है और इसकी जो साउंड और इसकी स्पीड जो है बेसिकली जो अमेरिका के जो जेट हेलीकॉप्टर्स थे, जो उनके जेट प्लेन्स थे, उनसे बिल्कुल मैच कर रही थी। दैट्स व्हाई द नेम इज हियर जेट स्ट्रीम। ऑलराइट, तो ये चीज है। अब इनके बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लो। पहली बात, इनको डिस्कवर किसने किया? इनको डिस्कवर किया अमेरिकन की जो एयरफोर्स थी। और किस टाइम पे डिस्कवर किया? उस टाइम पे डिस्कवर किया गया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ था बताओ मुझे? सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था 1945 में, स्टार्ट कब हुई थी? 1939 में। ठीक है, और एंड किस वजह से हुआ था? जब जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब बॉम्ब फेंके गए थे अमेरिका के द्वारा, उस टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसका एंड हुआ था, क्योंकि जापान ने हार मान ली थी। तो ये चीजें थी। तो जब ये लोग अपने तो ये बात उस टाइम की है कि जब ये लोग अपने जो बेसिकली जब ये बॉम्ब फेंकने जा रहे थे किसके ऊपर? जापान की सिटीज के ऊपर, तब उस टाइम पे इन लोगों ने देखा कि ये कुछ ऐसे एरिया में घुसे हैं जिस एरिया में इनका जो एरोप्लेन है वो इस तरफ से जा रहा है और बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील कर रहा है। ये लोग वेस्ट से, कौन? अमेरिका के जो लोग थे, ईस्ट पर यानी कि जापान पर बम फेंकने जा रहे थे। तो ये लोग कुछ उस जोन से गुजरे, मतलब ये मान लो ये इतना जोन है उसका, किसका? जेट स्ट्रीम्स का। ठीक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पे कौन सी स्ट्रीम चलती है, जेट चलता है? वो चलता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। तो जब ये इधर से इधर गए तो इनको लगा कि इनकी जो ये मतलब बेसिकली जो जेट स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये क्या है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पे मैं क्रॉस का सिंबल लगा रही हूँ। ठीक है, जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, प्लेन की डायरेक्शन ये है। तब जब ये ऐसे गए तो क्या हुआ, उनको ना प्लेन चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत फील हुई। और इनकी जो स्पीड थी बेसिकली प्लेन की और जेट स्ट्रीम की समहाउ सिमिलर थी। तो इनकी स्पीड क्या होती है? इनकी स्पीड क्या होती है? इनकी स्पीड बेसिकली होती है 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस स्पीड से जब इन लोगों ने प्लेन को और एयर्स को जब एक दूसरे क्रॉस करते हुए देखा तो मतलब ये लोग घबरा गए कि ऐसी कौन सी जो फोर्स है कि जो हमें इतनी बुरी तरीके से पीछे धकेल रही है। तो फिर इन लोगों ने सोचा, अमेरिका वालों ने, कि जापान ने कुछ इतना बड़ा मैग्नेट लगा रखा है जो हमें खींच रहा है। लेकिन बाद में डिस्कवरीज हुई और अभी भी इसके ऊपर डिस्कवरीज हो रही है, जेट स्ट्रीम के ऊपर, मतलब इन्वेंशन कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं कि कैसे क्या जेट स्ट्रीम डेवलप होती है, क्या होता है। तो अभी ये जो इतना इसका जो इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ में आया होगा, आई होप। ऐसे ये चीजें डिस्कवर हुई, उसके बाद ऐसे आगे बढ़ी ये चीजें। तो अब हम पढ़ेंगे मेन जेट स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, जेट स्ट्रीम की डिस्कवरी हमने देखी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखो। जेट स्ट्रीम बेसिकली पहली बात तो 3 टाइप की होती है।
पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। दूसरी होती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तीसरी होती है ट्रॉपिकल, ये होती है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये होती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो कितने तरीके की जेट स्ट्रीम मैंने बताया आपको? 3 तरह की, पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ओ शिट, हाथ पे फैल गया। ओहो, हाथ भी फैल दिया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग कुछ बातें देखेंगे। ओहो, हाथ ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे मैं मतलब कारखाने में, जो बाइक का कारखाना होता है उसमें काम कर रही हूँ। ठीक है, ये 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं किसके जेट स्ट्रीम के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इनकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? वेस्ट से ईस्ट होती है। क्यों होती है वेस्ट से ईस्ट? क्योंकि हमारी अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट होती है, समझे। स्पीड कितनी होती है? 250 किलोमीटर पर आवर। डिस्कवरी किसने करी? अमेरिका ने। डिस्कवरी हुई कब? व्हेन? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है। और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? कि 3 टाइप की होती है, ये बता दी मैंने। इनका सिग्निफिकेंस देखेंगे, इनका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, इतना इंपॉर्टेंट है इनका सिग्निफिकेंस कि अगर ये नहीं होती तो हमारी पृथ्वी पे एक तरीके से कह सकते हैं जीवन संभव नहीं हो पाता। इनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये ऊपर के ठंडे एनवायरमेंट को, ऊपर की ठंडी जो वाइंड्स होती है, ऊपर की जो ठंडी एयर होती है, मतलब कोल्ड एयर को, कोल्ड एयर कहाँ पे होती है? पोल के पास। और हॉट एयर कहाँ होती है? इक्वेटर के पास। तो ये क्या करती है जेट स्ट्रीम? कोल्ड एयर को बेसिकली हॉट एयर इक्वेटर के पास लेके आती हैं और गर्म एयर को, हॉट एयर को कहाँ पे लेके जाती हैं? पोल के पास लेके जाती हैं। जिस वजह से जो इक्वेटर के पास इंसान रह रहा होता है वो ना ज्यादा इतनी ज्यादा गर्मी फील कर पाता है कि वो मर जाए, और जो पोल के पास रह रहा इंसान होता है वो ना ज्यादा इतनी सर्दी फील कर पाता है कि वो मर जाए। तो दोनों ही कंडीशंस होती हैं, और जेट स्ट्रीम होती है इतनी अच्छी क्वालिटी और फैसिलिटी एक तरीके से कह सकते हैं प्रोवाइड करती है, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है हमारे कुछ बिना दिए ही, ठीक है। तो सोचो एक तरीके से नेचर का पार्टी है ये। नेचर हम लोगों के लिए सब कुछ करती है और हम लोग नेचर के लिए कुछ भी नहीं करते। दिस इज द ह्यूमन नेचर। ये होती है कि कोई भी रिलेशन जो होता है, चाहे वो पेरेंट्स का हो, डॉटर फादर का हो, एवरी रिलेशन इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नीड एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन द नीड। जब तक नीड है तब तक मतलब रिलेशन है। उसके बाद if someone else comes then your relation get away from there. So these are the things, this is the reality basically, this is the human nature. हम किसी इंसान को, किसी भी ऐसे पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते एक्चुअली, because this is the human nature. तो हमें ह्यूमन नेचर भी समझना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी हेल्प करता है हमारी। तो ये चीजें, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली आते हैं किसके? जेट स्ट्रीम के ऊपर। जेट स्ट्रीम को देखते हैं। तो अब पहले मैं इस पे देखते हैं अपने अर्थ पे। तो ये रहा हमारा इक्वेटर टाइप में, ठीक है। जो जेट स्ट्रीम होती है बेसिकली, जो यहाँ जो इक्वेटर के पास वाली होती है, ठीक है, वो क्या करती है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? उसका जो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ से एक जो उसकी लहर होती है, यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी होती है? 6500 किलोमीटर होती है। मतलब अगर इसकी सोचो लेंथ ही इतनी बड़ी है, तो एक तरीके से जो इसकी जो ऐसे मियंडरिंग वाली जो चीज है, इसको बोलते हैं मियंडरिंग। जैसे नदी में आपको मियंडरिंग पढ़ाई थी ना मैंने, वैसे ही इसमें जेट स्ट्रीम में मियंडरिंग होती है, मतलब ऐसे ऐसे घूमना, ऊपर नीचे चलना। लेकिन जो इसके ऊपर वाली होती है उसकी जो मियंडरिंग होती है वो ज्यादा होती है, और जो इससे ऊपर वाली होती है उसकी मियंडरिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम इसको और डीपली देखते हैं।
बेसिकली पहला मेरा क्वेश्चन है कि मेंडरिंग होती क्यों है? वाई मेंडरिंग? मेंडरिंग मेंडरिंग मतलब ये जो जेट स्ट्रीम है वो सीधे क्यों नहीं चल पाती, वो हमेशा ऐसे ऐसे क्यों चलती है? तो वो इसलिए चलती है बेसिकली, मेंडरिंग को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टली, जो हमने अभी देखा ऐसे करके ऐसे ऐसे, लेकिन हम दूसरा देख सकते हैं वर्टिकली। वर्टिकली मतलब लेंथ में ऐसे ऊपर नीचे। तो देखो अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे, अगर हम ऐसे देखें तो क्या हॉरिजॉन्टली होगा, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। तो मेंडरिंग बेसिकली वर्टिकल की वजह से होती है। क्यों होती है? देखो तो क्या होता है, जब एक होता है एक बुओयंट फोर्स होती है, ठीक है, बुओयंट फोर्स, इसको बुओयंसी भी बोलते हैं, BUOYANCY, बुओयंसी है, बुओयंट फोर्स। इसके क्या होता है, जब भी किसी वाटर बॉडी या फिर किसी उसके ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर हम लोग कोई भी सब्सटेंस फेंकते हैं तो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ तैरने लगती है, उसको बोलते हैं बुओयंसी या बुओयंट फोर्स। इसी तरीके से एयर पे एक बुओयंट फोर्स लगती है, बुओयंसी लगती है, क्या करती है, नीचे से जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम होता है, और क्या करती है, हवा अगर हल्की हो जाती है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, जब हवा ऊपर की तरफ मूव करने लगती है तो जो ग्रेविटी जब वो स्ट्रांग हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ उसको खींच लेती है, ठीक है। जब एक तरफ से हवा ऊपर उठ रही है और दूसरी तरफ से क्या हो रही है, हवा नीचे बैठ रही है, क्यों? ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मिएंडरिंग बनती है, ठीक है, आप समझ में आया? तो ये मिएंडरिंग होती है, और जेट स्ट्रीम को दो तरीके से देखते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये चीजें थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, अब बेसिकली जेट स्ट्रीम इतनी तेज हवा चलती है कि अगर तुम खड़े हो गए वहां पे तो तुम भी उड़ जाओगे, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम बनती क्यों है? जेट स्ट्रीम बेसिकली इसलिए बनती वहां पर है जहां पर दो टेम्परेचर की वाइंड जो होती है मीट करती है, ठीक है, वहीं बनेगी। जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे कोल्ड वाइंड थी और यहाँ पे हॉट वाइंड थी, तो इसके बीच में जब ये यहाँ पे इसके बीच में ही जो है, बेसिकली हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये वाली जो है ये कोल्ड है और ये वाली हॉट है, ठीक है। इसके बीच में, इसी के बीच में क्या बनेगी, इसी के बीच में बनेगी जेट स्ट्रीम। समझ में? एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये सेपरेटर है किसका, कोल्ड स्ट्रीम का और सॉरी हॉट एयर का और कोल्ड एयर का, ठीक है। ये कुछ ऐसे कुछ नाम है इसके, आगे हम दे सकते हैं। और हम लोग चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और चीजें देखते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो बेसिकली हमने सारी चीज देखी जेट स्ट्रीम के बारे में। अब एक दो टॉपिक और रह गए इंपॉर्टेंट, उसको देखना। तो क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम बेसिकली बहती कहाँ पर है? हमारी सरफेस से लग के बहती है? नहीं। ये कौन सी एयर है? ये अपर एयर सर्कुलेशन है ये। तो ये कहाँ बहती है? बेसिकली हमारे जो ट्रोपोस्फेयर है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग रहते हैं सरफेस पे, और सरफेस के ऊपर 5 लेयर्स है हमारी। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और इसके ऊपर क्या है? 5 ठीक है। तो हम लोग रहते हैं, ये लेयर्स होती है। पहली कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है वो बेसिकली कहां तक होती है? 0 से 14 किलोमीटर की रेंज में होती है। कौन सी? ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है। और जो स्ट्रीम, जो जेट स्ट्रीम होती है बेसिकली कहां से कहां तक बहती है? 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की रेंज में जो जेट स्ट्रीम है वो बहती है, ठीक है। इस वजह से जब प्लेन जो लैंड करता है तो वो ट्रोपोस्फेयर से निकल के जब जाता है तो वो जब वो इस वाले एरिया में पहुंचता है, 8 से 40 किलोमीटर की चौड़ी वाली जो एक तरीके से एयर मास है वहां पहुंचता है, तो इस वजह से उसको बोला जाता है टर्बुलेंस जोन, जिसकी वो जेट स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा होता है। जेट स्ट्रीम में आपको पता है कितनी फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट फ्लोइंग एयर होती है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने वाली एयर होती है वो। तो इस वजह से उस टाइम पे जो सीट बेल्ट वगैरह होती है बांधी जाती है, और उस टाइम पे टर्बुलेंस जोन होता है, मतलब प्लेन जो होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा डगमगा जाता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाता है, फिर वो क्या होता है, अपना स्मूथली मूव करने लगता है। तो ये चीजें होती है, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। हम अब छोटा सा रह गया है, अब देखेंगे हमने वेस्टर्ली देखी। वेस्टर्ली क्यों प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बताया वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि जो बेसिकली जो अर्थ होती है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन मैंने आपको एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नाम भी बताया, तो मैंने आपको क्यों बताया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बेसिकली इसलिए बनती है क्योंकि देखो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको पता है कि ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। तो आपने सुना होगा जिस टाइम पे तिब्बत के ऊपर काफी अच्छा लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर मतलब जब यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई करता है, जब यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पिघलती है, पिघलती का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तब क्या होता है उस टाइम पे हमारे यहाँ पे मानसून काफी अच्छा आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो हुआ तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, और यहाँ से क्या होगा जो वाइन होगी बेसिकली जो मानसूनी वाइन्स होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो हमने ये नोटिस किया कि जब भी तिब्बत के ऊपर हाई प्रेशर होगा तो क्या लो प्रेशर हो, तो हमने आपको क्या बताया, हमने बताया जब भी तिब्बत पे लो प्रेशर रहता है और टेम्परेचर हाई रहता है तो मानसून उस टाइम पे अच्छा आता है। लेकिन जिस ईयर में जो टेम्परेचर रहता है यहाँ का तिब्बत का वो लो रहता है, सॉरी हाई रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे मानसून हमारे इंडिया में मानसून बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो क्या होता है ये जो जब भी वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है आराम से बह रही होती है, तो क्या होता है बीच में एक तरीके से हिंड्रेंस प्रोड्यूस किया जाता है किनके द्वारा, ये जो इसका जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, प्रेशर लो प्रेशर का जब एरिया क्रिएट हो जाता है, जब लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है तो यहाँ से क्या होती है, मान लो जेट स्ट्रीम यहाँ से बह रही है 30 डिग्री से, ठीक है, जेट स्ट्रीम जा रही है। अब क्या यहाँ पे लो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, सॉरी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। अब यहाँ की जो एयर है वो यहाँ के ऊपर जाके सर्कुलेट करने लगी। अब क्या हुआ जब यहाँ सर्कुलेट हुई तो इन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी इन्होंने इसको ईस्टर्ली मूव करा दिया, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन जाएंगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या बन जाएंगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये किस तरफ मूव करने लगेंगी, यहाँ से इसकी जो थोड़ी बहुत एयर मासेस है वो इस तरफ आके इस तरफ मूव करने लगेगा, इसको बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो यहाँ से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं वेस्टर्ली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और सबसे स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम बताया आपको कौन सी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है ये वाली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये जो चीजें होती है, ये जो हमारी जेट स्ट्रीम है बेसिकली इंडियन मॉनसून से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि जिस टाइम पे जो मतलब एक तरीके से ये जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनती है, तो उस जिस ईयर में ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनती है उस ईयर में जो हमारा मॉनसून है वो काफी अच्छा आता है और हमारे यहाँ पे खेती वगैरह काफी अच्छे से की जाती है। तो इसका कनेक्शन अपने मॉनसून के साथ हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो वैसे भी ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ छोटी सी चीजें मतलब स्टेज दे रखे हैं जेट स्ट्रीम के, बस इन स्टेजों को देखना है, ठीक है, वो जल्दी समझ आ जाएंगी। स्टेज देख, ठीक है, क्या है स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम, ठीक है, स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम। पहली है ये हमारा इक्वेटर है, जेट स्ट्रीम ऐसे बह रही है, ठीक है, स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम के 4 स्टेज हैं। मैंने आपको बताया कि जेट स्ट्रीम हमारी लाइफ को क्या करती है, हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाती है, अर्थ पे लाइफ को एग्जिस्ट करवाती है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि ऊपर की ठंडी एयर को इक्वेटर के पास लेके आती है और नीचे की गर्म एयर को ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो कैसे करती है ये सारी चीजें, जब पोलर जो जेट स्ट्रीम है बेसिकली जो बहती है, इस देखो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में क्या होता है, ट्राइंगल बनाएंगे जब हम कुछ भी शेयर करते हैं तो उसको एयर मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्योग्राफी में ट्राइंगल की शेप को एयर मास या फिर एयर फ्रंट बोला जाता है, ठीक है। तो कोल्ड और हॉट ये सारी चीजें होती है। मैंने किसको दर्शाया, जो खाली ट्राइंगल है उसको कोल्ड से और जो भरा हुआ ट्राइंगल है उसको हॉट से दर्शाया, यानी कि ये हॉट एयर है ये कोल्ड एयर है। तो क्या हुआ, नॉर्मली
इसके बीच में क्या हो रही है, एयर बह रही है, सिंपल एयर, जेट स्ट्रीम बह रही है। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में जब मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी इनकी चेंज होती है, इनकी एम्पलीट्यूड चेंज होता है, जैसे ऊपर बहते हैं तो इनकी जो लेंथ और जो वर्टिकल चीज है वो चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज होती रहती है। तो यही मैंने बोला। इसमें क्या होती है, सेकंड वाले उसमें सेकंड स्टेज में सिमिलर हो जाती है। सिमिलर मतलब जितनी ही ऊंचे जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी, इतनी ऊंची इतनी नीचे, इतनी ऊंची इतनी नीचे। ये वाला गर्म एरिया है और जो खाली वाला ऊपर वाला ये कौन सा एरिया है, ये हल्का ठंडा एरिया है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऐसे करके ऊपर से कुछ हवा ऊपर से लेके आई, कुछ हवा नीचे से, कुछ हवा ऊपर से, कुछ हवा नीचे से, ठीक है। तो ये हुआ। थर्ड में क्या हुआ, अब जो ये ऊपर की जो बहुत ज्यादा ये जो जेट स्ट्रीम थी बहुत ज्यादा मेंडर करने लगी, और बहुत ज्यादा मेंडर करने लगी, मतलब जितनी एयर ऊपर से लेके आई उतनी नीचे से, जितनी ऊपर से इतनी नीचे से, उतनी ऊपर से इतनी नीचे से। अब क्या हुआ, ये देखो तुमने यहाँ पे ना ये वाला हॉट था, ये वाला कोल्ड था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के आओगे तो ये एक तरीके से सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है अलग सा। जहाँ पे क्या होगी, अब ये क्या होगी, ठंडा वाला एरिया है, ठंडा वाला एरिया नीचे की तरफ झुक रहा है ना, ठंडा वाला एरिया। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ ठंडी हवा आ गई, और ऊपर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या होगी, गर्म हवा चलेगी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सर्कल कट कट के ऐसे हो गया। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो भरी हुई है ये क्या होगी, सॉरी यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे क्या होगी, ये भरी वाली, यानी कि ऊपर गर्म एयर पहुंच गई और नीचे ठंडी एयर पहुंच गई। ऐसे साउथ में होता है, साउथ में इसलिए नहीं बताते क्योंकि इसमें थोड़ा उल्टा पड़ता है, नॉर्थ में इजी पड़ता है। तो ये था हमारा जेट स्ट्रीम का पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हमारे पूरे अर्थ पे सिर्फ 7 जेट स्ट्रीम बनती है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम बनती है इनकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से सिर्फ 7 जो जेट स्ट्रीम है वही बन पाती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता देना मेरे को, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम अपना मॉनसून, इंडियन मॉनसून अच्छे से कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से जो चीज़ें आती हैं मॉनसून में, मतलब जो भी ज्योग्राफिकल एरिया से आती है सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।